हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 8। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम यहाँ पर आपकी बुक में जो टॉपिक है 9.5 सर्कल क्वाड्रिलेटरल्स उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड दो थ्योरम्स हैं जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सर्कल क्वाड्रिलेटरल्स की, तो ये क्या होते हैं, हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है, ये हो गया एक सर्कल। अब अगर इस सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी चार साइड होती है, चार वर्टेक्स होती है। तो ये जो चारों वर्टेक्स हैं, क्या है वर्टेक्स A, B, C, D, ये अगर चारों वर्टेक्स कहाँ पर हो, सर्कल के ऊपर हो, तो ये हो जाएगा सर्कल क्वाड्रिलेटरल। ओके, और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो एंगल है ना इसके A, B, C, D, ये इस तरीके से रिलेट होते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C, मतलब जो आमने सामने वाले एंगल हैं उनकी वैल्यू होगी, उनका अगर हम सम करेंगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक उसी तरीके से एंगल B प्लस एंगल D, इनका भी अगर आप सम करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप लोगों को मैंने प्रीवियसली भी बताया है कि जब हम बात करते हैं ट्रायंगल की, मतलब इस तरीके से एक ट्रायंगल है, तो हर एक ट्रायंगल के लिए कोई ना कोई सर्कल ऐसा होता है जिस सर्कल पर इस ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स आएँ इस तरीके से। मतलब ट्रायंगल के लिए कंफर्म है कि कोई ना कोई सर्कल तो ऐसा होगा ही जिस पर इसकी तीनों वर्टेक्स आएंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई सर्कल ऐसा हो ही जिस पर उसकी चारों वर्टेक्स आए। जैसे इस ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल के लिए ये सर्कल है जिस पर इसकी वर्टेक्स आ रही हैं। लेकिन अब अगर मैं दूसरा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करूँ इस तरीके से, ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि इस वाले क्वाड्रिलेटरल के लिए ऐसा कोई सर्कल एग्जिस्ट करेगा जिस पर इसकी चारों वर्टेक्स आए। समझ गए ना अब आप लोग? ट्रायंगल के केस में ये जो 3 पॉइंट हैं ये तो आएंगे ही, कोई ना कोई सर्कल ऐसा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो उसके लिए हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, विन विन सिचुएशन है, यस और नो दोनों में से ही कोई भी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्कल ऐसा होगा जिस पर उसकी तीनों वर्टेक्स आएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं जो थ्योरम्स हैं उनकी। दो थ्योरम्स हैं यहाँ पर जो आपको देखनी है। तो थ्योरम 9.10, इस थ्योरम में क्या कहा गया है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, वो हमें यहाँ पर इस थ्योरम में प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करूँगी। ये हो गया सर्कल ड्रॉ। अब इस सर्कल पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, तो थोड़ा इजी सा डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही हूँ। ये हो गया हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल, इसकी कर देते हैं नेमिंग। तो इसे मैंने कह दिया A, B, C and D। ठीक है, ABCD एक हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो हमारे पास एंगल है, कौन सा एंगल A प्लस एंगल C, ये क्या है 180 डिग्री, या फिर आप यूँ कहिए एंगल B प्लस एंगल D क्या है 180 डिग्री। एक प्रूफ कर देंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने ये प्रूफ किया कि A प्लस C ये कितना है 180 डिग्री, तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360। तो अगर ये जो दो हैं A प्लस C ये 180 हो गया, तो B प्लस D अपने आप ही 180 हो जाएगा। ठीक है, तो हम किन्हीं भी इसमें से ये इक्वेशन 1 कहिए, इक्वेशन 2 कहिए, किसी भी एक इक्वेशन को प्रूफ कर देंगे तो दूसरी इक्वेशन अपने आप प्रूफ हो जाएगी। ओके, तो अब देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर बना लीजिए। ये हो गया सेंटर। अब इस सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए एक बार A से और एक बार C से। ठीक है, तो ये सेंटर है, इसे मैंने कह दिया O।
अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो पहले मैंने प्रीवियसली पढ़ाया था कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल है, अब इस सर्कल पर अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है हमारे पास, इसे मैंने कहा ए सी, ये आर्क है, ठीक है, छोटा वाला आर्क है ए सी। अब ये जो ए सी है ये मिल करके मतलब सर्कल के, क्योंकि ए सी इधर है नीचे की तरफ, तो ऊपर कहीं सर्कल के दूसरी तरफ इधर कहीं पर एक एंगल ड्रॉ करता है। दोनों मिलकर के ए और सी सर्कल के पॉइंट पर, अपनी तरफ नहीं मतलब दूसरी तरफ, ये वाला, क्योंकि अगर हम बात करें ए और सी तो इसने क्या किया, यहाँ पर इसे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो स्मॉल पार्ट है और एक क्या है, बिग पार्ट। तो ये जो ए और सी है ये सर्कल के बिग वाले पार्ट, दूसरे पार्ट की तरफ जा कर के एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, इसे मैंने कहा एंगल डी। तो ये एक एंगल है जो कि क्या हो जाएगा, थीटा। अब यही ए और सी सर्कल के सेंटर पर एक एंगल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल पर फिर हम एक आर्क लेते हैं, ठीक है, तो एक छोटा आर्क हो गया अगर हमारे पास ए सी, तो ये जो आर्क है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, या फिर आप यूँ कहिए कि ये जो ए सी है ये कॉर्ड है, ठीक है, उसी के तो पॉइंट है। तो इस कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फर्स्ट सेगमेंट ये हो गया, सेकंड सेगमेंट ये हो गया। तो अब ये जो ए सी आर्क है, इसके जो ए और सी पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स के द्वारा अगर ये ऊपर वाले सेगमेंट में जाकर के एक एंगल बना रहे हैं पॉइंट डी पर, तो वो एंगल है थीटा। यही ए सी पॉइंट सर्कल के सेंटर ओ पर जो एंगल बनाएंगे वो होगा 2 थीटा। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ओके। अब इसी को ही दूसरे टर्म्स में अगर मैं कहूँ, दूसरे टर्म्स में इस तरीके से फिर से एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम लेंगे बड़ा आर्क, मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ इस वाले आर्क की, ठीक है, तो पॉइंट वही है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट सी। अब मैं बड़े आर्क की बात कर रही हूँ, ओके। तो इस तरीके से ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉर्ड, फिर से ये क्या हुआ, दो सेगमेंट में डिवाइड हुआ। अब ये तो बन गया बड़ा आर्क, थोड़ा सा और इसे ऊपर लेते हैं। अब ठीक है, मैंने क्या किया, जो बड़ा वाला आर्क है उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, क्योंकि हमें नीचे एक एंगल बनाना है ताकि वो आपको क्लियरली विजिबल हो। तो ये जो AC है ये क्या लिया मैंने, अब ये एक बड़ा आर्क है। तो फिर से वही बात है, सेगमेंट में डिवाइड हो गया, ये एक ऊपर सेगमेंट है एक नीचे सेगमेंट है। अब ये जो बड़ा वाला आर्क है, अब क्या होगा, ये जो AC है ये कहाँ पर एंगल बना रहा है, अब ये एंगल बना रहा है इधर दूसरे सेगमेंट में। जो बड़ा आर्क है ये अब कहाँ पर एंगल बनाएगा, अब ये एंगल बनाएगा दूसरे सेगमेंट में इधर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जो एंगल बनाया वो एंगल है B। अब यही जो AC है ये कहाँ पर एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा किधर, सेंटर पर, इस तरीके से, ठीक है। तो इधर का एंगल थीटा और यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा। क्लियर है। इधर अगर थीटा बना रहा है तो इधर क्या बनाएगा, ये 2 थीटा। नीचे नहीं बनाइएगा इसे, क्यों, क्योंकि ये अपने सेगमेंट में, ये एक एंगल तो बनाएगा इधर अपने सेगमेंट में सेंटर के साथ, और एक एंगल जो दूसरी तरफ बनाएगा वो बनाएगा दूसरे सेगमेंट में, ओके। तो यहाँ पर भी आपने देखा था ना, ये जो 2 थीटा है ये इसके सेगमेंट की तरफ है, नीचे की तरफ, और ये कहाँ था, ये दूसरे सेगमेंट में था। तो बस अब हमें यही यूज़ करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर, जब मैं ABCD की बात करूँ तो इस ABCD में हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, जैसे अगर मैंने AC इसे स्मॉल वाला माना है आर्क, तो अब ये देखिए ये कहाँ पर एंगल बना रहा है, ये एंगल बनाएगा यहाँ, ठीक है, और एक एंगल बनेगा यहाँ। तो ये अगर थीटा तो ये हो जाएगा 2 थीटा। तो यही हमें लिखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब दूसरी तरफ फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ओके, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इनके बीच भी रिलेशन है। तो इनके बीच रिलेशन क्या है, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर, ये वाला जो एंगल होता है ना ये इस तरीके से बनता है। देखिए ये भी AOC है, लेकिन इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल AOC।
ये जो हम नीचे की तरफ लेते हैं इसे हम डायरेक्टली AOC लिख लेते हैं, पर ये जो इस तरीके से बड़ा वाला बनता है इसे हम लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। इसे बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 ने बोला हुआ था, कोई बात नहीं, से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताइए ये जो AOC है, एक बार तो AOC कहाँ पर है, ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला है रिफ्लेक्स वाला। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों ही कितने हैं मिलकर के 360 डिग्री। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOC इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। ठीक है, अब ये जो आपके AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC हैं, ये कितने हैं, ये है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, फिर ये इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ADC प्लस एंगल ABC। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल ABC। और ये जो एंगल ADC है, एंगल ABC है, यही तो है एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब हमारे पास एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री हो गया तो हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये होता है। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंगल B प्लस एंगल D की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, तो यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारे पास सर्कल क्वाड्रिलेटरल्स है उसमें जो आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं उनका सम कितना है 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारे पास अपोजिट एंगल हैं सर्कल क्वाड्रिलेटरल के उनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। इसमें बस उल्टा कह दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब अगर हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो अब ये कहा गया है कि यहाँ पर अगर ये जो अपोजिट एंगल हैं कौन कौन से, एंगल A और एंगल C और BD, तो ये कहा जा रहा है कि अगर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, या फिर एंगल B प्लस एंगल D क्या है 180 डिग्री, ये हमें गिवन है कि अगर ऐसा है तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट हैं ABCD, ये जो वर्टेक्स हैं ये किस पर लाई कर रही हैं, ये हमारी सर्कल के ऊपर लाई कर रही हैं। ये अब हमें प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ये हमारे जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल पर लाई कर ही नहीं रहा है। मतलब अब यहाँ पर देखिए, जैसे अब हमारे पास क्या है कि इस तरीके से ये एक सर्कल है, ठीक है। तो मैंने आपसे को बताया था कि जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल होता है तो कोई ना कोई सर्कल ऐसा होगा जिस पर वो 3 पॉइंट आएंगे, बट 4th पॉइंट के लिए हम नहीं कह सकते वो सर्कल पर है या नहीं। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक हम लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे। अब ये हो सकता है यहाँ पर देखिए, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन्हें मैं कह दूँ ABC। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये सर्कल पर हैं। अब ये जो 4th पॉइंट है D, हो सकता है कुछ इस तरीके से सर्कल के बाहर हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, सर्कल के अंदर हो, सर्कल पर नहीं है, ठीक है। कहाँ नहीं है, सर्कल पर नहीं है। हम क्या मान रहे हैं कि ये जो 3 पॉइंट है A, B एंड C ये तो सर्कल पर हैं, बट अगर हम 4th पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि ठीक है ये सर्कल पर नहीं है, या तो ये अंदर है सर्कल के या फिर ये बाहर है। किसी भी एक अजम्पशन से हम इसे सॉल्व करेंगे, या तो आप इसे सर्कल के अंदर ले लीजिए या फिर आप इस पॉइंट को सर्कल के बाहर ले लीजिए, सर्कल पर नहीं लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये सर्कल के बाहर है। तो अब मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारा कुछ क्वाड्रिलेटरल जो है वो इस तरीके से है, बट होना कैसा चाहिए था, वो होना कुछ ऐसा चाहिए था, सर्कल पर होना चाहिए था ना। तो या तो वो ऐसे होता, और अगर ऐसे नहीं है
तो या फिर वो कैसे होता कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाला यहाँ पर आता, ठीक है, तभी तो हम पॉइंट डी बनाते, या तो यहाँ बनता या यहाँ बनता। तो इन दोनों में से भी कोई सा भी पॉइंट आप ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास जो होना चाहिए था वो ऐसा चाहिए था, बट ऐसा ना हो करके रियलिटी में हमारे पास क्या है, रियलिटी में हमारे पास क्या है, ये डी है। बट होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था ये डी डैश। क्लियर है आपको? हमारे पास एक सर्कल है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि एक साइक्लिक, अगर इसके आमने सामने के एंगल सेम है, मतलब 180 डिग्री है दोनों का सम, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमने तो एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल लिया है, साइक्लिक नहीं है, जिसके 3 पॉइंट्स जो हैं वो तो सर्कल पर है, 4th पॉइंट हमें नहीं पता सर्कल पर है या नहीं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो कहीं पर भी है, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर इसके आमने सामने के एंगल 180 डिग्री हैं, क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एंगल बी है प्लस ये जो एंगल डी है ये कितना है, 180 डिग्री। यही तो गिवन है क्वेश्चन में कि जो आमने सामने के एंगल हैं वो है 180 डिग्री, उनका जो सम है वो है 180 डिग्री। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। देखिए आप थ्योरम में क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ये कहा गया है। तो मतलब बी प्लस डी क्या है, 180 डिग्री। अब हमने जो प्रीवियस थ्योरम पढ़ी है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है तो उसके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो उस वाली थ्योरम से हम जानते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी डैश ये कितना होगा, 180 डिग्री। इसे बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। तो अगर मैंने इन्हें कंपेयर किया तो यहाँ से आ गया कि जो डी है एंगल डी वो एंगल डी डैश के इक्वल है। कैसे? जब आपने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल कर दिया तो हमें मिल गया कि ये जो डी है वो डी डैश के इक्वल है। ठीक है, हमने ये भी मान लिया कि जो भी डी डैश है वही डी है, होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि ये कुछ एंगल है, ठीक है, इस एंगल की कोई वैल्यू है, माना कि इस एंगल की वैल्यू है थीटा डैश, ओके। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल ए डी डी डैश, इस वाले ट्रायंगल में। तो ये जो हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो थीटा है, मतलब हमारे पास ये जो एंगल है डी प्लस ये जो एंगल है ए, ये हमारे पास इक्वल होगा किसके, मैं इसकी पूरी वैल्यू लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। मतलब यहाँ पर जो एंगल है, एंगल डी डैश डी ए प्लस एंगल डी ए डी डैश, ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी डैश ए के। क्लियर है? मतलब ये वाला जो हमारे पास एंगल है प्लस ये वाला जो एंगल है, इसका सम किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये तो आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है थीटा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, थीटा डैश, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, थीटा। अब यहाँ पर इस थीटा से ये थीटा कैंसिल, तो दैट मीन्स जो थीटा डैश है वो कितना आ गया, वो 0 डिग्री आ गया। थीटा डैश कुछ है ही नहीं, और अगर थीटा डैश कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी और डी डैश है ये दोनों एक ही पॉइंट हैं। दैट मीन्स डी एंड डी डैश आर सेम पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ही सेम हैं। और ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा हमारा इस सर्कल पर। क्लियर है? तो यहाँ से ये वाली थ्योरम भी प्रूफ होती है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी हेल्प ली थी ना कि जो b प्लस डी डैश है ये हमारा कितना है, 180 डिग्री, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये b प्लस डी ये इक्वल था 180 डिग्री, लेकिन ये जो d पॉइंट है ये कहाँ है इसके बारे में हमें पता नहीं था। तो ये जो d और d डैश है ये हमारा एक ही पॉइंट है, और b प्लस डी डैश ये 180 डिग्री होता है, हम प्रीवियस थ्योरम में देख चुके हैं, बिल्कुल श्योर हैं हम इसके लिए। तो इसीलिए यहाँ से ये प्रूफ होके हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगर सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स किसी क्वाड्रिलेटरल में इक्वल टू 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है।
ओके, तो यहाँ पर इसमें 2 ही थ्योरम थी। अब नेक्स्ट इसके जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।